स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल बॉटनी के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसका हम थर्ड स्टेप पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ लिया था डिज़ायर डीएनए को बनाना, देन उसको वेक्टर को प्रिपेयर करना, वेक्टर में डिज़ायर डीएनए को जोड़ना, इट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस तरीके से होस्ट में जोड़ते हैं, ये हमारा चौथा स्टेप था और ये चल रहा था, जिसमें हमने आपको कुछ मेथड्स बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और एग्रो इन्फेक्शन। ये सारे जो हमारे इसके मेथड्स थे वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 मेथड कवर कर चुके थे और आज हम ले रहे हैं इसका 5वां मेथड, वो है बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक क्या है? यदि आरडीएनए को हम किस में डालना चाहते हैं, बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, उस होस्ट सेल में हम डालना चाहते हैं, किसके थ्रू डाल रहे हैं, ये हमारा मेथड के अंदर आता है। तो यदि हम किसी भी सेल में, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में आरडीएनए को गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल्स के थ्रू डालते हैं, मतलब आरडीएनए को गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल पर कोट कर लिया जाए और उसका फिर बम्बार्डमेंट किया जाए शॉटगन से या फिर कहना चाहिए माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन से। एक कोई छोटी सी ट्यूब आती है, उसको एक गन की तरह यूज किया जाता है, उसमें गन पाउडर यूज किया जाता है फोर्स डालने के लिए। तो यदि हम उससे उसके अंदर किसमें, प्लांट सेल में या होस्ट सेल में, एनिमल सेल में उसको हम डालते हैं, तो उसे कहते हैं हम बायोलिस्टिक मेथड। तो आज हम ये ले रहे हैं बायोलिस्टिक मेथड। किसके लिए? फॉर इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इन किसमें, होस्ट सेल। या हम इंसर्शन नहीं कहें बल्कि कहें इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। इसका ये मेथड है बायोलिस्टिक मेथड, क्योंकि हम 4 मेथड को कवर कर चुके हैं। बैक्टीरिया में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डाला था, ट्रांसलेक्शन में भी हमने बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज के थ्रू आरडीएनए को प्रवेश कराया था। तीसरा मेथड हमने इलेक्ट्रोपोरेशन लिया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके और उस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके, इलेक्ट्रिक पल्स डेवलप करके, और हमने उसको आरडीएनए को किस में पहुंचाया था, बैक्टीरियल सेल में पहुंचाया था। किसके द्वारा? जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ पोर्स बन जाते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन में, और उस प्रोटोप्लास्ट में वो आरडीएनए को हम भेज सकते हैं। ये बायोलिस्टिक मेथड, जैसे हमने कहा कि आरडीएनए को यदि गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स के ऊपर कोट कर दिया जाए और उन कोटेड पार्टिकल्स को फिर क्या किया जाए, उनका बम्बार्डमेंट किया जाए प्लांट सेल के अंदर या फिर एनिमल सेल के अंदर, तो उस तरीके से जो आरडीएनए है उस बम्बार्डमेंट के थ्रू कहाँ जाएगा, एकदम फोर्स से जाएगा एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर, जिसमें भी हम भेजना चाहते हैं, और आरडीएनए उसमें चला जाएगा और अंदर जाके वो इंटीग्रेट हो जाएगा सेल डीएनए से। तो ये हम किस तरीके से करें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हम किसी भी चीज को कोट करना चाहते हैं तो हमें उसकी सरफेस पे उसको चिपकाना पड़ेगा, यानी आरडीएनए को लें और गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को मिक्स करें, लेकिन उसके साथ में हमें चिपकने वाला मटेरियल भी डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आरडीएनए प्लस टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स, इसके साथ ये हमने गोल्ड पार्टिकल लेते हैं 1 to 4 माइक्रो म्यू एम के साइज के, डायमीटर्स का ये होना चाहिए, और इसमें हम डालते हैं CaCl2। और CaCl2 क्या करता है, गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल्स पर आरडीएनए को चिपकाता है, और जब ये पार्टिकल चिपक जाते हैं, इस पर आरडीएनए इस पर चिपक जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स
CaCl2 की प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि हमने पहले भी बताया Pg यूज करते हैं हम प्लांट सेल के अंदर, CaCl2 या कैल्शियम फॉस्फेट हम यूज करते हैं एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें डालना होता है तब। तो यहाँ CaCl2 किस लिए है? केवल और केवल rDNA को किस पर चिपकाने के लिए? गोल्ड पार्टिकल पर। और DNA कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ठीक है, अब इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स को हम फायर कर सकते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। देन दे आर फायर्ड मतलब हम फायर करते हैं, यानी कि उसको हम गन से डालते हैं। फायर्ड इनटू प्लांट सेल और एनिमल सेल थ्रू, किसके द्वारा डाला जा रहा है? शॉर्ट गन से, या हम इसे कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन। ये हम इसको कहते हैं। लेकिन किस तरीके से फायर किया जाएगा? एक बंदूक की तरीके से, जैसे इसके बंदूक के अंदर गोली डाल देते हैं और वो डायरेक्ट हम फायर करते हैं, शूट करते हैं। तो इस तरीके से इसको DNA कोटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को इसमें डाला जाता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर डाला जाता है। लेकिन इसके लिए हमें गन पाउडर यूज करना पड़ता है। गन पाउडर क्या करता है? गन पाउडर इज यूज टू, इसके लिए फोर्स के लिए। फोर्स किससे लगेगा? गन पाउडर से लगेगा। और ये जो है वो क्या बन जाएंगे? क्या होगा? rDNA एनिमल सेल के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद रिकॉम्बिनेंट जो DNA है वो इंटीग्रेट हो जाएगा सेल DNA से और वो सेल कहलाने लग जाएगी अब रिकॉम्बिनेंट सेल। तो rDNA गेट इंटीग्रेटेड विद सेल DNA और इसके बाद हम इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल। तो रिकॉम्बिनेंट सेल बनाने का ये तरीका है जिसे हम कह रहे हैं बायोलिस्टिक मेथड। और ये जो है वो केवल और केवल शॉटगन मेथड से, या ये कहो कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल गन के थ्रू होता है। यदि हम इसका डायग्राम बनाएं एक तरफ तो देखिए गन जैसे जो आपकी पिचकारी होती है उसकी तरह ही होता है। ये इसका एंड, जहां से ये निकलेंगे पार्टिकल्स, जहां फोर्स लगाया जाएगा यहां से फोर्स लगाया जाएगा, जैसे हम पिचकारी को फोर्स लगा के उसको उसमें से पानी या रंग निकालते हैं होली के टाइम पे, इसी तरीके से ये हो गए गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड विद rDNA और ये यहां से निकलते हैं। ये हमारी हो गई प्लांट सेल। अब हम क्या करें? इसको प्रोटोप्लास्ट में डायरेक्ट ही जो क्या करें, प्रोटोप्लास्ट के अंदर डालें। तो इतना फोर्स होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट डैमेज भी नहीं होना चाहिए और आराम से rDNA इसके अंदर चला जाए सेल के अंदर। तो ये हो गई प्लांट सेल, ये हो गए इसके नायलॉन जो माइक्रो तो इस केवल एक शॉटगन मेथड से, ये शॉटगन मेथड है, SHOT इसको कहते हैं, SHORT नहीं, आप समझे इसको, शॉटगन मेथड, इसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट DNA को कहाँ डाला जा रहा है? प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर डाला जा रहा है। इसके द्वारा जो है वो नोवल जीन को भी डाल सकते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो में डाल सकते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल में डाल सकते हैं, रूट में डाल सकते हैं, एपिडर्मल सेल के अंदर डाल सकते हैं।
तो प्लांट के अंदर हम इसको इस तरीके से डाल सकते हैं। ज़्यादातर ये मेथड जो है वो प्लांट सेल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में भी हम मेमेलियन सेल में इसको या सेल ऑर्गन्स में इसको डाला जा सकता है। और ये मेथड ज़्यादातर जो है वो फंगल सेल के लिए, प्लांट के लिए है तो फंगल सेल के लिए है, एनिमल सेल में है तो सेल ऑर्गेनेलीज को भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए डाल सकते हैं, इवन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए डाल सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को के बायोलिस्टिक मेथड के अंदर केवल और केवल डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल्स को फायर किया जाता है, बम्बार्डमेंट किया जाता है शॉटगन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इसका आता है आरडीएनए को एनिमल या प्लांट सेल में डालने का जो दूसरा तरीका है, मतलब 5 तरीके हम 5 मेथड पढ़ चुके हैं, छठा मेथड ले रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन। और इंजेक्शन से मतलब आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ को इंजेक्शन के अंदर भर लें, और जैसे हम इंजेक्शन लगाया जाता है, हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है इंजेक्शन, उसको मेडिसिन को उसके अंदर भर लेते हैं फ्रिज के अंदर और उसको अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ ये जो तरीका है माइक्रो इंजेक्शन हमने कहा है, इट मीन्स ये माइक्रो पिपेट के द्वारा। माइक्रो पिपेट क्या है, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, एक तरीके से कि इंजेक्शन ऑफ डीएनए या सेल ऑर्गेनेली का इंजेक्शन या सेल डीएनए का इंजेक्शन जो है डायरेक्टली हम सेल के अंदर कर दें और माइक्रो पिपेट के थ्रू। इसके लिए क्या करना होगा कि ये माइक्रो पिपेट होता क्या है एक्चुअली, एक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब होती है, जिसके कैपिलरी ट्यूब कौन सी होती है, कैसी होती है, जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हों, लेकिन एक एंड इसका ज़्यादा शार्प होता है। और हम पहले सब करते हैं आरडीएनए को किसमें, माइक्रोपिपेट में। माइक्रोपिपेट क्या है, एक स्मॉल कैपिलरी ट्यूब है और कैपिलरी ट्यूब में हमेशा ही उसके दोनों एंड्स जो हैं वो खुले हुए होते हैं, तभी उसके अंदर उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो माइक्रोपिपेट एक छोटी कैपिलरी ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स खुले हुए हैं, लेकिन एक एंड इसका शार्प एंड है। उस माइक्रोपिपेट को इस माइक्रो इंजेक्शन की तरह यूज किया जाता है। तो क्या करते हैं, माइक्रोपिपेट में पहले आरडीएनए को सक कर लेते हैं। स्लाइड पर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को डालते हैं, जिससे क्या होता है कि सेल प्लाज्मोलाइज हो जाती है। इस प्रोसेस के लिए सेल का प्लाज्मोलाइज होना जरूरी है। तो पहले हम सेल को प्लाज्मोलाइज करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, स्लाइड पे रख के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालते हैं तो प्लाज्मोलाइज हो जाती है सेल। उसके बाद हम जो सक किया हुआ आरडीएनए है जो माइक्रोपिपेट में लिया हुआ है, उसको उस स्लाइड के उस जगह पर जहां पर कि हमने क्या लिया है, सेल को प्लाज्मोलाइज किया है, या हमने डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट लिया, उस जगह पर उसको पोजीशन करते हैं, रखते हैं किसको, माइक्रोपिपेट को। देन उसमें से एक सक्शन प्रेशर लगा के और आरडीएनए को उसमें छोड़ देते हैं, कहाँ, स्लाइड के ऊपर, उस पर्टिकुलर सेल के पास में, तो या प्रोटोप्लास्ट के पास में। तो क्या होता है कि जो माइक्रो इंजेक्शन से निकला हुआ जो आरडीएनए है वो डायरेक्टली उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, किसके अंदर, प्रोटोप्लास्ट के अंदर। लेकिन ये टेक्निक कैसी है आप समझ रहे हो इसको, कि क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर देखते देखते इस प्रोसेस को करना होता है, तो ये थोड़ी स्किल्ड पर्सन ही इसको कर सकता है, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। दूसरी बात, ये इंटेक्ट प्लांट सेल के अंदर हम इसको नहीं यूज कर सकते। जैसे हमने इलेक्ट्रोपोरेशन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपोरेशन में जो एनिमल सेल होती है वो इलेक्ट्रिक पल्स के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। और यदि ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी जाए तो वो क्या होता है, जो एनिमल सेल है प्रोटोप्लास्ट है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि स्किल्ड पर्सन चाहिए इसके लिए। दूसरी बात, कुछ सेल्स ही जो है हम एक समय में जो है स्लाइड पर कितनी सेल ले सकते हैं, कुछ ही सेल ले सकते हैं, तो कुछ सेल ही इससे आरडीएनए इनटेक कर पाएंगी और ज़्यादा सेल्स के अंदर आरडीएनए नहीं जा पाएगा। तो यदि हम इसको शॉर्ट में लेते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, थ्रू माइक्रोपिपेट किया जाता है, माइक्रो पिपेट। और माइक्रोपिपेट क्या है, स्मॉल कैपिलरी ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स खुले हों। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि माइक्रोपिपेट, इसके लिए इसकी क्या यूज करते हैं, मेथड इज यूज्ड फॉर
इंजेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स, हम प्रोटीन्स को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। डीएनए, आरएनए, इनको डाला जा सकता है। इवन सेल ऑर्गेनेली भी इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और सेल ऑर्गेनेली। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए, क्योंकि डीएनए ही हमें डालना है, रिकॉम्बिनेंट सेल बनानी है और वो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहले बना लिया है, डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए को जोड़कर। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हमें प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर डालना। तो ये माइक्रोपिपेट कैसे यूज की जाती है, देखिए ये स्लाइड है। स्लाइड पर हमने क्या ले लिया है? प्रोटोप्लास्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या मैं इसको फ्लो चार्ट से ही आपको बताऊं तो सबसे पहले सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड, इसमें बाय कीपिंग सेल्स, आर लगाइए, हमने 2-3 सेल्स, 4-5 सेल्स का ग्रुप लिया है, या सस्पेंशन भी हम ले सकते हैं। कीपिंग देम इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा? जिससे क्या होगा? सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस होगी, और तब हम जो है वो क्या करें? दूसरी तरफ आरडीएनए को सब करें माइक्रोपिपेट के अंदर, इसमें सब करें माइक्रोपिपेट के अंदर, सब करें। दूसरे एंड से जो शार्प एंड है, देन शार्प एंड इज प्लेस्ड ऑन, इस पे रखें। शार्प एंड को कहाँ प्लेस करें? स्लाइड पर जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट रखा हुआ है। स्लाइड हैविंग प्लाज्मोलाइज्ड सेल, उसी तरीके से जैसे हमने आपको इसकी प्रोसेस बताई है उसी तरीके से लिखना है। सेल्स को पहले प्लाज्मोलाइज किया बाय कीपिंग देम इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कीप रख के क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। आरएनए को सक किया, सॉरी आरडीएनए को सक किया किसने? माइक्रोपिपेट के अंदर। देन शार्प एंड ऑफ माइक्रोपिपेट क्या किया? माइक्रोपिपेट का शार्प एंड इज प्लेस्ड ऑन स्लाइड हैविंग प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। देन क्या किया? इसको सक्शन प्रेशर इज प्रोवाइडेड, सक्शन प्रेशर प्रोवाइड किया। कैसे? एक उंगली से दबा के। आपको पता है माइक्रोपिपेट को हम कैसे यूज करते हैं? लेते हैं तो उसमें इसे सक करके, और यदि हम उसको एक अंगूठे की सहायता से यदि हम उसको दबा देते हैं, प्रेशर देते हैं, सक्शन प्रेशर देते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा? वो बाहर शार्प एंड से बाहर निकल जाएगा। सक्शन प्रेशर इज प्रोवाइडेड, देन क्या होगा? आरडीएनए इज डिलीवर्ड ऑन स्लाइड, और उससे क्या हो जाएगा? आरडीएनए गेट इंटीग्रेटेड, सॉरी आरडीएनए पेनिट्रेट्स इन सेल, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और गेट इंटीग्रेटेड विद सेल डीएनए। तो क्या होगा? तो इसके द्वारा बनने से क्या बन जाएगी? ये सेल रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाएगी। तो ये हमने इसको फ्लो चार्ट से बताया है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बायोलिस्टिक मेथड के अंदर हमने गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल को आरडीएनए से कोट किया था CaCl2 के हेल्प से, और देन उनको शॉटगन से हमने फायर किया था प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ माइक्रो इंजेक्शन में हमने किसके थ्रू यूज किया है? माइक्रोपिपेट यूज कर रहे हैं। आरडीएनए को उसमें सक कर लिया, देन स्लाइड पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्रोटोप्लास्ट या हमारी प्लांट सेल जिसके अंदर भी हम इसको डालना चाहते हैं
उसके अंदर हम सक्शन प्रेशर के थ्रू डाल सकते हैं। तो ये, और फिर इस सेल को, ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है, इसको क्या करें, अब कल्चर कर लें। इस सेल को कल्चर करके क्या किया जाए, प्लांट सेल बनी ना, रिकॉम्बिनेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट प्लांट सेल या एनिमल सेल, जिसमें भी हमने इसको डाला है। अब उस सेल को कल्चर कर लें। तो हमने यदि कोई जो प्लांट सेल डाली है तो उससे क्या होगा, प्लांट डेवलप होगा। एनिमल सेल डाली है तो हम उसको ऑर्गन डेवलपमेंट करके उसका हम प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि माइक्रो जो इंजेक्शन वाला जो आपका तरीका है, इसके द्वारा ये जो आईवीएफ प्रोसेस में एग के अंदर स्पर्म भेजा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि फीमेल जो जाइगोट बनते समय यदि हम उसमें आरडीएनए को डालना चाहते हैं तो वो भी हम इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा एक डायग्राम बना के इसको समझा सकते हैं। यहाँ फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, ये जाइगोट है। एक्चुअली हम जाइगोट के अंदर इसमें आरडीएनए को डाल रहे हैं। कब, फर्टिलाइजेशन के समय। फर्टिलाइजेशन के समय आरडीएनए को डालना इस मेथड के द्वारा बहुत इजी होता है। ये मेल न्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस, और यहाँ हम आरडीएनए को किसके द्वारा डालें, माइक्रोपिपेट के द्वारा। ये माइक्रोपिपेट है, ये माइक्रोपिपेट है, बहुत कम डायमीटर की है। ये इसका शार्प एंड है, और यदि यहाँ पर हम आरडीएनए को लगा के, इसके अंदर आरडीएनए हमने सब किया है, ये आरडीएनए है, हम यहाँ इस जाइगोट बनते बनते में ही हम आरडीएनए को प्रवेश करा रहे हैं। फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, और इसके साथ में आरडीएनए डाल दिया है। तो क्या बनेगा, जाइगोट सेल के अंदर हम माइक्रो इंजेक्शन को दिखा रहे हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्लाइड पे, ये स्लाइड पे हो रहा है सारा काम, और स्लाइड पर हमने क्या रखा हुआ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, और मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों रखे हुए हैं, और इनको हम प्लाज्मोलाइज करके, एक तरीके से सेल को प्लाज्मोलाइज करके हमने इनको यहाँ डाला हुआ है, और यहाँ पर आरडीएनए को माइक्रोपिपेट से सक्शन प्रेशर डाल के डाल दिया। तो क्या होगा, मेल और फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूजन के समय ये आरडीएनए इसके अंदर चला जाएगा, और जाइगोट के अंदर आरडीएनए की उपस्थिति हो जाएगी। वहाँ आरडीएनए जब वहाँ पहुँच गया तो वो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाएगी, और उस जाइगोट जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको यदि आगे कल्चर किया जाता है तो उसके कैरेक्टर्स जो हैं आरडीएनए के, वो उसके बनने वाले एनिमल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते यही हैं कि आरडीएनए को जो है वो आरडीएनए को हम जाइगोट बनते समय डालना चाहते हैं, तो उसके कैरेक्टर्स हमें आगे वाली पीढ़ी के अंदर उसमें जब उसको कल्चर किया जाएगा तो दिखाई देंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि माइक्रो इंजेक्शन के अंदर सेल्स के ऊपर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखे रखे हमें उसको व्यू करते हुए उसे इंजेक्ट करना होता है, तो केवल कुछ ही सेल्स जो हैं वो इसके हम स्लाइड के ऊपर कुछ ही सेल्स ले सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कुछ ही सेल्स के अंदर जा सकता है, फिर हमें दूसरी सेल्स को वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखना होगा, और फिर उस ग्रुप के अंदर हम डालेंगे आरडीएनए को माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा डालेंगे। तो क्या होगा, केवल कुछ ही सेल्स उसमें से आरडीएनए को ले पाएंगी, सारी सेल्स उसमें से नहीं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख के कर रहे हैं, व्यू करके डायरेक्ट, मतलब बार बार हमें उसको व्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम सही जगह उसको इंजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारा कहीं इसका प्रोटोप्लास्ट तो डैमेज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। तो ये आज हमने 6 मेथड आज कवर कर लिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, देन बायोलिस्टिक मेथड और माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट 2-3 मेथड्स और हैं, इसको हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।